विश्वकर्मा इस बार जो टिकट दे रहा है वो बाहरी लोगों को दे रहा है, यानी कि आउटसाइडर्स को। और जो इस बार आसाम में लड़ाई है वो लोकल बनाम आउटसाइडर्स की लड़ाई है। और इसी तरह का जो माहौल है वो माहौल आपका तमिलनाडु में बना हुआ। तमिलनाडु में अभी तक ये अटकलें लगाई जा रही थी कि जो साउथ सुपरस्टार है विजय, उनकी पार्टी का बीजेपी से गठबंधन होगा। लेकिन ईद पर विजय ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, ईद का जो आखिरी जुम्मा था उसमें उन्होंने कह दिया कि बीजेपी जैसी जो ताकतें हैं जो देश को तोड़ती हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत फैलाती हैं, ऐसी ताकतों से कोई समझौता नहीं होगा। यानी कि अब ये जो लड़ाई है वो एक तरफा है, डीएमके और कांग्रेस गठबंधन, जिस तरीके से जो माहौल चल रहा है वो सरकार रिपीट होगी। और अगर हम बात करें केरल की और बात करें पौंडीचेरी की, यहाँ भी चुनाव है, तो पौंडीचेरी में पिछली बार कांग्रेस की अच्छी खासी संख्या थी, हालांकि सरकार नहीं बना पाई, सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी थी। लेकिन इस बार ऐसी उम्मीद है कि कुछ पुराने जो लीडर्स हैं जो पार्टी छोड़ के गए थे अब वो पार्टी में वापस आ रहे हैं। और इसी तरह का माहौल जो है वो केरल में है। केरल में जो विजयन जी की सरकार है, एलडीएफ की सरकार है, उससे वहाँ की जनता बहुत नाखुश है। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, ममता बनर्जी बड़ी संख्या में महिलाओं को टिकट देने की बात कर रही हैं, कैसे देखते हैं? हाँ, लगभग 50 से ज़्यादा महिलाओं को ममता जी टिकट दे रही हैं। और इससे पहले भी उनका रिकॉर्ड रहा है, वो महिलाओं को प्राथमिकता देती हैं और देना भी चाहिए। नारी शक्ति का देश की राजनीति में सक्रिय रहना जरूरी है। और जब बंगाल की मुख्यमंत्री महिला है तो बंगाल की राजनीति में महिलाओं का अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है। बंगाल का चुनाव देखा जाए तो बीजेपी के लिए इस बार डू और डाई का चुनाव। पिछली बार बीजेपी ने पूरा कुचक्र रचा था बंगाल का चुनाव जीतने के लिए, और प्रधानमंत्री ने कोविड का जो महत्वपूर्ण समय था उस समय भी बंगाल में डेरा डाले हुए थे। देश की जनता का हालचाल, देश की जनता को उनके हाल पे छोड़कर सिर्फ बंगाल चुनाव में लगे थे और अच्छी सफलता भी ली उन्होंने। बाई हुक और बाई क्रुक 70-77 सीटों पे वो जीते। इस बार जो उनका मन है बीजेपी का, वो ये कह रहे हैं कि भाई इस बार बंगाल में वो सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। लेकिन जो जनता का रुझान है और जो वहाँ पर विपक्षी एकजुटता है, तो ऐसा होना बड़ा मुश्किल काम लग रहा है। और बल्कि मुझे तो कुछ इस तरह के भी आसार लग रहे हैं कि बंगाल का तो पता नहीं बीजेपी कुछ कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, लेकिन आसाम जहाँ पर अभी इनकी सरकार है वहाँ से इनकी सरकार जाती हुई दिख रही है। अभी इन्होंने कांग्रेस के एक सांसद को अपनी पार्टी में शामिल किया, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो रिएक्शंस बड़े ही चौंकाने वाले हैं कि बीजेपी की वहाँ पर लगभग 10 साल से सरकार है। तो होना क्या चाहिए कि दूसरी जो पार्टी हैं उससे नेता छोड़ छोड़ के आपकी पार्टी में आने चाहिए। लेकिन अब क्या हो रहा है, असंतुष्ट जो नेता हैं उनकी संख्या बढ़ रही है और कई असंतुष्ट ऐसे हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। भाई वो कांग्रेस में नहीं जा सकते क्योंकि कांग्रेस ने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। कांग्रेस ये कह रही है कि हम हार्डकोर भाजपा के जो नेता हैं उन्हें अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। और लगभग कांग्रेस ने भी अपनी सारी सीटों की घोषणा कर दी है। तो ऐसे नेता जिनको टिकट नहीं मिल रही और ऐसे बड़े मौजूद नेता हैं, बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट लेवल के नेता हैं, पुराने विधायक हैं, पुराने मंत्री हैं, तो ये तमाम लोग, और ऐसी लिस्ट दर्जनों की संख्या में है, एक दो नहीं है, ऐसे दर्जनों नेता जो विधायक रहे थे या विधायक हैं या मंत्री हैं या विधायकी की दावेदारी में थे, ऐसे लोग पार्टी छोड़कर या तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं या फिर बीजेपी के खिलाफ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। एक ऐसी घटना भी देखने में आई है जहां पे एक निर्दलीय प्रत्याशी जो पहले बीजेपी की थी, बीजेपी से जो विधायक थी, अब वो इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, आज वो शिकायत कर रही हैं कि उनको नामांकन नहीं करने दिया जा रहा है। और वहीं बीजेपी से जिसको टिकट दिया गया है वो धूमधाम से नामांकन करके अपनी बड़ी रैली निकाल रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो देखने में आई है कि जो बीजेपी के असंतुष्ट नेता हैं वो लोग इस तरह का एक बयान दे रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि हिमंता विश्व शर्मा जितने सीनियर लीडर्स हैं उन तमाम सीनियर लीडर्स को टिकट नहीं दे रहा है और हिमंता विश्व शर्मा इस बार जो टिकट दे रहा है वो बाहरी लोगों को दे रहा है, यानी कि आउटसाइडर्स को। और जो इस बार आसाम में लड़ाई है वो लोकल बनाम आउटसाइडर्स की लड़ाई है। और इसी तरह का जो माहौल है वो माहौल आपका तमिलनाडु में बना हुआ। तमिलनाडु में अभी तक ये अटकलें लगाई जा रही थी कि जो साउथ सुपरस्टार है विजय, उनकी पार्टी का बीजेपी से गठबंधन होगा। लेकिन ईद पर विजय ने बिल्कुल क्लियर कर दिया,
ईद का जो आखिरी जुम्मा था उसमें उन्होंने कह दिया कि बीजेपी जैसी जो ताकतें हैं जो देश को तोड़ती हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत फैलाती हैं, ऐसी ताकतों से कोई समझौता नहीं होगा। यानी कि अब ये जो लड़ाई है वो एक तरफा है। डीएमके और कांग्रेस गठबंधन, जिस तरीके से जो माहौल चल रहा है वो सरकार रिपीट होगी। और अगर हम बात करें केरल की और बात करें पौंडीचेरी की, यहाँ भी चुनाव है, तो पौंडीचेरी में पिछली बार कांग्रेस की अच्छी खासी संख्या थी, हालांकि सरकार नहीं बना पाई, सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी थी। लेकिन इस बार ऐसी उम्मीद है कि कुछ पुराने जो लीडर्स हैं जो पार्टी छोड़ के गए थे अब वो पार्टी में वापस आ रहे हैं। और इसी तरह का माहौल जो है वो केरल में है। केरल में जो विजयन जी की सरकार है, एलडीएफ की सरकार है, उससे वहाँ की जनता बहुत नाखुश है, क्योंकि इस बार वहाँ केरल में जम के भ्रष्टाचार हुआ है। तो जो जनता का रुझान है वो जनता का रुझान ऐसे लग रहा है कि जनता इस बार कांग्रेस समर्थित जो यूडीएफ है उसको वोट देगी। और ख़ास तौर से इस समय जो केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं विजयन, उनका जो बयान आया है वो चर्चा का विषय। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और राहुल गांधी बीजेपी की बी टीम है। तो इसको लेके जो न्यूट्रल लोग हैं और जो पत्रकार हैं वो सब लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है, आपस में आप प्रतिस्पर्धा करें तो वो एक अलग चीज़ हो गई। प्रतिस्पर्धा में आपको ये, आप किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन कम से कम ये इल्ज़ाम जो आपने लगाया है ये बिल्कुल बेबुनियाद है। क्योंकि विपक्ष में अगर कोई पार्टी बीजेपी का विरोध कर रही है या कोई नेता बीजेपी का विरोध कर रहा है तो वो राहुल गांधी है, और खुल के विरोध कर रही है तो वो कांग्रेस पार्टी है। तो ये जो केरल के सीएम का जो बयान है ये बिल्कुल बेबुनियाद है। इसको लेके जो कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल जी, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जो केरल के मुख्यमंत्री हैं उनकी मानसिक स्थिति इस समय ठीक नहीं है, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। जैसे तेलंगाना के मुख्यमंत्री का मानसिक संतुलन बिगड़ गया था और उसके बाद हमने देखा तेलंगाना में जो बीआरएस पार्टी थी वो हार गई थी। तो इसी तरीके से हमें ऐसा लग रहा है, जो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, कि हाँ, बंगाल में तो कांग्रेस कमज़ोर स्थिति में है, लेकिन तमिलनाडु और केरल में हमें लग रहा है कि एक स्पष्ट बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। पौंडीचेरी में भी स्पष्ट बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। और आसाम में हम कांटे की टक्कर में हैं। जैसे पिछली बार एक तरफा बीजेपी ने वहाँ चुनाव जीता था, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के लिए, जो एक कहावत है ना, कहते हैं कि बहुत कठिन है डगर पनघट की, तो इस बार आसाम में और बंगाल में, देखिए साउथ में तो बीजेपी नहीं है, लेकिन आसाम और बंगाल में बीजेपी की डगर जो है बड़ी कठिन है। बड़ी कठिन